स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम आपके लिए क्लास 8th के बच्चों के लिए एसएसटी का सैम्पल पेपर लेके आए हैं। प्रैक्टिस पेपर डीओई का जो अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका सैम्पल पेपर है। ये सॉल्यूशंस के साथ में आप लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि क्या है, और एक बार इंस्ट्रक्शंस भी देखते हैं कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। क्वेश्चन पेपर कितने 5 सेक्शंस में डिवाइड है, ए बी सी डी ई। द क्वेश्चन पेपर हैज़ 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको वो कंपलसरी होंगे करने। आगे है कि हाउएवर इंटरनल चॉइसेस आर गिवन इन सम क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ देम। इंटरनल चॉइसेस कुछ दी होगी जिसमें से आप को ऐसे होगा कि मतलब आप इनमें से कुछ कर सकते हो। ठीक है। सेक्शन ए में क्वेश्चंस फ्रॉम सीरियल नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 1 के 12 तक। तो फर्स्ट में फर्स्ट से 12 तक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो कि 1 नंबर के हैं। सेक्शन बी में आपको 2 से 5 जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और वो 3 नंबर के हैं और उनको 40 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं। सेक्शन सी में जो है क्वेश्चन सीरियल नंबर 6 और 7 जो है ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जो 80 वर्ड्स में आपको लिखने हैं और ये होंगे आपके 4 मार्क्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 to 11 आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इनके नंबर होंगे 6 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 12 जो है मैप का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का है। सेपरेट क्वेश्चंस, विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट है उनके लिए मैप का अलग से क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 इंटू 12 लिखा हुआ है। तो ये है हमारा, यहाँ पर है 1 इंटू 12, ये मतलब ये आपके 1 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंग्रेज़ों के द्वारा अवध का विलय कब किया गया था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें, व्हेन वाज अवध एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अगर आप इसको हिंदी में भी पढ़ना चाहते हैं, दोनों मीडियम में आएगा ये, हिंदी और इंग्लिश में। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं अगर उनको लगता है कि आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है तो आप हिंदी मीडियम में भी हिंदी से आप हेल्प ले सकते हैं उसको समझने के लिए। तो अभी हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे इसको आंसर्स को। व्हेन वाज अवध एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1856। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। तो गवर्नर जनरल कौन था 1857 में, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ए नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु लेड द रेबिलियन इन झांसी इन 1857। तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सबको पता होगा इसके बारे में, तो रानी लक्ष्मीबाई। अगला है थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स मेनली ग्रो इन। जो थॉर्नी श्रब्स होते हैं, जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं या गुल्म होते हैं, वो कहाँ उगते हैं। तो इसका आंसर हो गया ड्राई एरियाज जो होते हैं जहाँ पर कम रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर ऐसे जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, थॉर्नी श्रब्स होते हैं, वो उगते हैं। आगे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग, 5th नंबर पे आ गए अभी हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। किसको जो है वाइटल क्लींजर कहा जाता है, कि पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट भाग किसको समझा जाता है, तो वल्चर, क्योंकि ये साफ सफाई करता है। जो आपने देखा होगा कि वल्चर जो है ये जितने भी मरे हुए पशु पक्षी होते हैं उनको खा जाता है। आगे है 6 नंबर कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है भारत की जो संसद है उसमें इनमें से ये जो दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से, तो लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी और प्रेसिडेंट भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, कि ये सही है या गलत है ये आपको बताना है। तो इन्होंने कहा है द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 20 मेंबर्स इन द राज्यसभा। तो 20 मेंबर्स नहीं करता है, 12 मेंबर्स करता है, और ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, इसको लिख देंगे हम फॉल्स। अगला है फेडरलिज्म रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म का क्या मतलब है, कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो कंट्री में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान है ये, तो ये बिल्कुल हमारा ठीक है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन से आपको 10 से 12 तक।
जिसमें आपको बताने हैं कि ये जो ब्लैंक दिए हुए हैं इसमें क्या आएगा। तो 10 नंबर में द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इम्प्लीमेंटेड बाय, किसने इम्प्लीमेंट की थी? तो इसके लिए आंसर लिख देते हैं हम, लॉर्ड डलहौजी ने। इसका स्पेलिंग होगी DALHOUSIE। फिर से लिख देते हैं एक बारी इसको, तो क्या स्पेलिंग होगी? LORD, लॉर्ड, DALHOSIE, लॉर्ड डलहौसी। ठीक है। आगे है रानी चन्नम्मा। चन्नम्मा वाज द रूलर ऑफ, रानी चन्नम्मा कहाँ की जो है वो कहाँ पर शासक थी? तो किट्टूर कर्नाटका में। तो क्या स्पेलिंग होगी किट्टूर की? KITTUR, किट्टूर, और कर्नाटका की KARNATAKA, कर्नाटका। तो किट्टूर कर्नाटका की जो है रानी चन्नम्मा जो है रूलर थी। अगला है हमारा डैश अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन मैसूर आफ्टर द बैटल ऑफ सेरिंगापटम। जो श्रीरंगापटम की जो युद्ध हुआ था उसमें मैसूर पर जो है वो कौन सी संधि थोपी गई थी? तो इसका आंसर होगा सब्सिडरी अलायंस। तो SUBSIDARY, सब्सिडरी अलायंस इसका आंसर है। ठीक है। अगला है हमारा 12 नंबर, इसमें है द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन द ईयर। बैटल ऑफ बक्सर, जो बक्सर की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? ये आपको पता होगा 1764 में। और इसी के साथ में और में ये पूछा है द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। ये कब हुई थी? 1757 में। तो ये हमारा सेक्शन ए यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो 12 नंबर आपके, अगर आपने ये सही कर दिए तो 12 नंबर आपके पक्के हो गए। अगला है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको आंसर्स बतानी है, 30 वर्ड्स के अंदर आपको करने हैं। ये देखिए आपको यहाँ लिखा है कि 2 से 5 तक आपको करने हैं। ये जो क्वेश्चन हैं आपके 2 से 5 तक शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन हैं। और ये हैं आपके 4x3, देखिए लिखा हुआ है कि 4 क्वेश्चन आपको करने हैं जो कि 3 नंबर के हैं और 12 नंबर का टोटल होगा आपका। तो क्या होगा इसका आंसर? वाई, इन्होंने पूछा है कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, की ज़रूरत क्यों है किसी कम कंट्री में? तो इन अ डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट द डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज पावर। जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो ज़्यादा पावरफुल जो ग्रुप है वो क्या ना करे? डज नॉट यूज पावर, पावर का इस्तेमाल ना करे किसके खिलाफ में? अगेंस्ट लेस पावरफुल जो पर्सन है उनको डोमिनेट ना करे। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी क्या करती है? फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को फॉर देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर के लिए फंडामेंटल राइट्स का जो है गारंटी देती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर्स। पे शॉर्ट नोट लिखना है। ये भी हमारा 3 मार्क्स का। इसमें चॉइस है क्वेश्चन नंबर 2 में, दोनों में, जो अभी इससे पहले हमने किया, और इसमें जो है चॉइस दी गई है आपको कि आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर है? द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब है? देयर शुड बी नो ओवरलैप इन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। की जो अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं कि कोई भी ओवरलैप ना करे कोई भी किसी की पावर्स के ऊपर। इट सेट्स लिमिट्स, और हर किसी की एक लिमिट जो है सेट कर दी जाती है ऑन द वर्क ऑफ द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। इस तरह से सेपरेशन किया जाता है पावर्स का। इट प्रोवाइड्स चेक्स एंड बैलेंसेस दैट प्रिवेंट अब्यूज बाय ऑफ पावर बाय एनी वन ऑफ द 3 आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि इसमें जो है चेक किया जाता है कि बैलेंस बना रहे, और ये श्योर किया जाता है कि कोई भी किसी को दबाए नहीं। ठीक है, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फॉर्मिंग, गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। कमेंट करना है इस पर। तो इंडियन पार्लियामेंट का क्या रोल है इन्फॉर्मिंग, गाइडिंग और कंट्रोलिंग में, गवर्नमेंट में? तो द पार्लियामेंट वाइल इन सेशंस बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। जो हमारी पार्लियामेंट स्टार्ट होती है तो कब से होती है? वो क्वेश्चन आवर से होती है। क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन एलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। की जो MPs हैं वो ये बताते हैं कि क्या क्या काम चल रहा है गवर्नमेंट में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। By asking questions, the government alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament. Asking question is a crucial task for every MP. तो ये बताया गया है कि
जो है क्वेश्चन आवर होता है उससे पहले, सेशन शुरू होने से पहले, और उसमें जो है ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ आने वाली हैं और उन सब के बारे में बताया जाता है। इसके आगे का आंसर है कि अपोजिशन पार्टीज़ जो होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स की क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या क्या कमी है किसी पॉलिसी में, एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी प्रोग्राम वगैरह चला रही है गवर्नमेंट, and mobilize popular support for their own policies. The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs. In addition, in all matters dealing with the finance, जो भी काम होते हैं, Parliament's approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which the Parliament जो है control होती है, guide करती है and inform करती है the government. तो दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज, इनमें से बहुत सारे तरीकों में से ये भी एक तरीका है इन विच द पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल गाइड्स एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो क्या क्वेश्चन था हमारा कि इंडियन पार्लियामेंट हैज़ एन इंडियन पार्लियामेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इन्फॉर्म गाइड और कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को। तो ठीक है, ये आंसर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा मेंशन एनी 3 वेज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो एफॉरेस्टेशन जो है पेड़ों को कम काट करके, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड को रेगुलेटेड कम करके यूज़ को, एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग को कम करके आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे कि हम लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आगे है इसी का जो और में है कि आपको चॉइस दी गई है इन क्वेश्चंस में, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं कि सजेस्ट एनी 3 वेज टू कंजर्व वाटर। इसमें कहा गया है कि क्या 3 बताइए कौन कौन से आप सोचते हैं कि जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। तो कीपिंग द टैप क्लोज्ड व्हेन नॉट इन यूज़, तो जब टैप का यूज़ ना हो रहा हो तो उसको बंद करके, चेक फॉर द ओपनिंग्स और लीक्स वाटर, जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स वगैरह होते हैं कई बार आपने देखा होगा कि लीकेज हो रही होती है, उनको चेक कर करके, मेक श्योर टू यूज़ कलेक्टिव रेन वाटर को कलेक्ट करके गार्डनिंग या वॉशिंग पर्पज़ के लिए। तो इनमें से कोई भी आप 3 लिख सकते हैं, हमने 4 दे दिए हैं। ऑलवेज हैव अ मेजर ऑफ हाउ मैनी बकेट्स ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड इन अ डे एंड ट्राई टू रिड्यूस, कि कितने पानी जो है वेस्ट किया गया है एक दिन में और उसको कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वाइल्ड लाइफ के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि एनिमल्स दैट ग्रो और लिव इन द वाइल्ड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस आर नोन एज वाइल्ड लाइफ। जो मतलब बिना जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है उनको जो है हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्योंकि एक शॉर्ट नोट बताया गया है, लिखने के लिए कहा गया है, तो इसमें हम इसकी इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ हेल्प्स कीप द फूड चेन इन प्लेस एंड देयर बाय मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है उससे, और इट आल्सो हेल्प्स मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस की भी जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है हमारा वाइल्ड लाइफ। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रेबेलियन ऑफ 1857। ये हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे 6 और 7, दो क्वेश्चंस हैं हमारे, तो ये हमारे को लिखने हैं 80 वर्ड्स में, तो ये थोड़े से लॉन्ग होंगे। तो उन्होंने पूछा है कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस थे दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर, जो रेबेलियन हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसके बाद में क्या चेंजेस किए गए थे। तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट चेंजेस। क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे, इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में एंड द पॉलिसीज में गवर्नमेंट की। दीज वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। क्या क्या चेंजेस हुए थे उसमें ये बताया गया है कि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स केम टू एन एंड, हो गया था उसका, और द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर abolished. In its place, a Secretary of State for India and the Indian councils were created. And next day, the army was thoroughly reorganized and the proportion of British soldiers was increased. Indian was, Indians were divided into martial and non-martial races, and regiments were raised on the basis of caste and region, such as Sikh regiment or Jat regiment. आगे है लास्ट, द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल, द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन वॉज ऑल्सो ब्रॉट टू एन एंड। तो ये पूछा गया था हमसे कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक चॉइस में भी दिया हुआ था कि आप वो करिए या ये वाला। तो व्हाट वर द रीजंस फॉर द रेबिलियन ऑफ 1857 के जो रिवॉल्ट हुआ था उसके कारण पूछे हैं अब यहाँ पर।
तो क्या-क्या कारण थे आपने पढ़ा होगा कि पॉलिटिकल कॉज़ भी थे उसमें, इकोनॉमिक कॉज़ भी थे और 1-2 कॉज़ और थे, वो आगे पढ़ेंगे। पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे? लॉर्ड डलहौज़ी पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज़ रिजेंटेड by the ruling class because it curbed their rights of adoption. Annexation of Jhansi, Satara, and Nagpur under the doctrine created great resentment. आगे इकोनॉमिक कॉज क्या था? The primary motive of the political domination of India by the British was its economic exploitation, and the British utilized their political power for exploiting the economic resources and wealth of India for the benefit of Britain. आगे है इमीडिएट कॉज क्या थे? इन 1856 द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द एनफील्ड राइफल इन द आर्मी एंड द सोल्जर्स वर ट्रेन टू यूज देम. At that time, it was believed that the grease used in the cartridge was made from the fat of cows and pigs. Both Hindu and Muslim soldiers refused to use the greased cartridge as it hurt their religious sentiments. को वो हर्ट कर रहा था क्योंकि. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर. इसमें है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द सिलेक्शन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट. कि अगर हमारा जो पार्लियामेंट का क्या रोल होता है नेशनल गवर्नमेंट को के सिलेक्शन में. तो आपको वैसे तो हिंदी में ही तो ये पता ही होगा कि किस तरह से जो है नेशनल गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्ट की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा. तो सिलेक्टिंग द नेशनल गवर्नमेंट, द इंडियन पार्लियामेंट में पता होगा आपको लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट 3 होते हैं. और लोकसभा क्या है? आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं, a list is prepared that reveals the number of MPs who belong to each political party, and the political party that has the maximum number of its MPs elected to the Lok Sabha is the winner, and that party forms the government. जिसके भी MPs जो है वो जीतते हैं उसकी जो है पार्टी बनती है. जैसे आपको पता होगा, जैसे अभी बीजेपी की पार्टी है तो वो नेशनल गवर्नमेंट बनी हुई है. तो सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, 543 जो है हमारे इलेक्टेड होते हैं, +2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं. तो टोटल जो होते हैं हमारे वो होते हैं 545 मेंबर्स इन लोकसभा में. टू हैव अ मेजॉरिटी, अ पार्टी शुड कंटेन एटलीस्ट हाफ द नंबर. और मेजॉरिटी के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? एटलीस्ट हाफ द नंबर, 270 मेंबर्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए. द नंबर ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टी दैट डू नॉट हैव द मेजॉरिटी दे कंस्टिट्यूट द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट. और जो दूसरी पार्टी होती है वो अपोजिशन का काम करती है. व्हेन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन ऑल टुगेदर, और जब बहुत सारी पार्टियां जुड़ जाती हैं टू मेक द गवर्नमेंट, उसको क्या कहते हैं? कोalition गवर्नमेंट. दिस यूजुअली हैपन व्हेन अ सिंगल पार्टी डज नॉट गेट मेजॉरिटी पोजीशन इन लोकसभा. ये कब होता है? कि अगर किसी मेजॉरिटी पार्टी को, कोई बड़ी पार्टी है, उसको पूरे मेंबर्स नहीं मिले हैं तो वो छोटी-छोटी जो पार्टियाँ होती हैं वो उनके साथ जुड़ जाती हैं. तो ये तब होता है जब सिंगल पार्टी को कोई पूरा वोट ना मिला हो. आगे है द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, और जो लीडर होता है उसका मेजॉरिटी पार्टी का वो जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है. एंड द रूल्स ऑफ द लोकसभा, और जो है वो रूल करता है. वन ऑफ द मेजर टास्क दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू परफॉर्म वंस ही कम्स टू पावर इज टू असाइन पोर्टफोलियोज. अपने जो हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और ये सब मिनिस्टर्स जो हैं हमारे, उनका अपॉइंट करता है. लोकसभा चूज द एग्जीक्यूटिव हु इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु टुगेदर एनफोर्स द लॉज दैट आर जनरेटेड बाय द पार्लियामेंट. तो जो भी लॉज वगैरह बनाती है हमारे पार्लियामेंट में बनते हैं, तो इस तरह से वो लोकसभा जो है चूज करती है एग्जीक्यूटिव को. उसके बाद है राज्यसभा. राज्यसभा का क्या काम है? राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. में अपर हाउस कहा जाता है इसको. इट इज़ द परमानेंट हाउस होता है ये पार्लियामेंट का. और इट कंप्राइजेज 233 जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इसमें, और प्लस जो है 12 जो है वो होते हैं वो आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. जो तो टोटल हमारे कितने होते हैं? 245 मेंबर्स होते हैं. फॉर देयर ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन टू फील्ड सच एज साइंस, लिटरेचर में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ होता है, उन 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है. द अदर मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट होते हैं. बाकी जो मेंबर्स होते हैं, टेन्योर क्या होता है इनका? टाइम पीरियड क्या होता है जो राज्यसभा में काम करने का? 6 साल तक का होता है, विद 1/3 ऑफ इट्स मेंबर. और 1/3 जो है मेंबर्स जो है रिटायर होते हैं हर साल. तो ये हो गया हमारा. आगे है द राज्यसभा सर्व्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडियन इन द पार्लियामेंट. इट्स मेन रोल इज टू रिव्यू एंड अल्टरनेट द लॉज पास्ड बाय द लोकसभा. ये रिव्यू करती है, जो लोकसभा में बिल वगैरह पास होते हैं उनको रिव्यू किया जाता है लोकसभा राज्यसभा में.
and it also initiate the bills and legislation which passes through the Rajya Sabha and then goes to Lok Sabha for approval. A bill can only become a law after it has been passed by, जब दोनों हाउसेस से जो बिल जो है पास किया जाता है तभी वो एक लॉ का रूप जो है वो ले सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो है 7 नंबर क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे आता है हमारा सेक्शन नंबर डी। इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये जो आपको एक पैसेज दे दिया गया है, ये तो हिंदी में है, इसके नीचे इंग्लिश में भी है। तो लिखा है कि 8 से 11 तक जो है आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये पैसेज आपको रीड करना होगा और इसके बाद ही आप जो है नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनको पैसेज के आंसर जो है वो दे पाएंगे। तो एक बार जल्दी से हम रीड कर लेते हैं पैसेज। तो सॉइल इरोजन के बारे में है ये। And depletion are the major threat to soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soils. Factors which lead to soil degradation, deforestation and overgrazing, overuse of, आसान ही दिया हुआ है, ये आपके बुक में से ही होता है। तो आप बुक के चैप्टर्स जो है अच्छे से पढ़ोगे तो फिर ये आप बहुत आसानी से कर पाओगे। और देखिए कितने मार्क्स का है, इसमें आसानी से आप जो है मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हैं। ये हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन था। तो ये देखिए मार्क्स कितने थे इसके, हमारे 3 into 2, तो ये आपका 6 मार्क्स का है। तो आपको मतलब 3 क्वेश्चन दिए हैं और ये एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है और वो देखिए वो भी एमसीक्यू वाला है। तो ये 2 मार्क्स आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे अगर आप पढ़ करके उसको सही करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सबसे मेजर थ्रेट जो है वो क्या है सॉइल के लिए, तो क्या है, सॉइल इरोजन होना सबसे मेजर जो है वो थ्रेट है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन हमारा कैसे नहीं होता है, टोपोग्राफी से नहीं होता है। आगे है हमारा विच फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डिग्रेडेशन होता है, तो कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं, ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं और नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही है। देखिए इसमें 2 मार्क्स के ही हैं ये, इसमें भी आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर करना है। तो पैराग्राफ आप जल्दी से रीड कर लेना, अपने आप इसको पैराग्राफ को रीड कर लेना पॉज करके वीडियो को। तो हम आंसर बताते हैं इसके आपको। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद जो है बंगाल का जो है वो नवाब कौन बना था, तो देखिए सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है सिराजुद्दौला। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी करेक्ट। अगला है हु वाज कीन ऑन हैविंग अ पपेट रूलर इन बंगाल। तो पपेट रूलर जो है बंगाल में तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा द कंपनी। देखो ये लिखा हुआ है हमारा पपेट रूलर का हमें इसमें दिया हुआ है कि द कम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं हम। तो हु वाज कीन ऑन हैविंग अ पपेट, कौन जो है मतलब देखिए ये लिखा हुआ है कीन, सेकेंड लाइन में ही आप देख सकते हैं द कंपनी वाज वरिड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस। तो कौन था, इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर, द कंपनी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हु आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप व्हाट फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यूज। तो ये ऐसा किसने कहा था कंपनी को, तो ये कहा था सिराजुद्दौला ने। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। तो ये बहुत ही आसान है। ये देखिए आप इसमें 6 मार्क्स जो है तीनों पैसेज में कंप्लीट पूरे ले सकते हैं, तो आपको 18 मार्क्स तो यहाँ से पूरे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से इसको रीड करते हैं, क्या लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ फिक्शनल स्टेट आर गिवन बिलो, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। कि आपको एक लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रिजल्ट आया है वो दिया हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें, ये इस बॉक्स में आपको दिया हुआ है और आपको इसको देख करके बॉक्स को और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट, विच पार्टी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है कौन सी पार्टी जो है सबसे ज़्यादा है, जिसके वोट जो है सबसे ज़्यादा हैं, तो किसके हैं इसमें, देखिए क्षेत्रीय विकास पार्टी। इतना तो छोटे बच्चे भी बता देंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर्स इसमें हैं, तो इसका मतलब हमारा सी जो है करेक्ट हो गया। आगे व्हाट इज़ मेजॉरिटी मार्क ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए व्हाट इज़ मेजॉरिटी मार्क, तो मेजॉरिटी मार्क जो है 285 का कितना होना चाहिए, कम से कम ये 143 होना चाहिए। तो इसका 143 करेक्ट हो गया। तो अभी हमने ये ऊपर पढ़ा ही था कि कितने कम से कम होने चाहिए मेंबर्स, जो कि हमारा जो क्या बन पाए, हमारी जो गवर्नमेंट जो है वो बन पाए। हु आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस किसी को कहा जाता है जो दे आर नॉट
दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी पार्टी। इंडिपेंडेंट किसको कहा जाता है? जो किसी पार्टी का जो है पार्ट ना हो। तो ये हो गया हमारा 10 नंबर कंप्लीट। देखिए थर्ड 11 भी इसमें यही है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 3। इसमें आपको क्वेश्चंस जो हैं करने हैं। तो इसमें भी आपको ये पैसेज पढ़ना है, बहुत आसान पेपर आने वाला है आपको। तो देखिए ये पैसेज पढ़ना है और इनके आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पहला क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो रेखा है जो वो कहाँ से पास हो रही है? तो इसका आंसर हो गया हमारा बी, एशिया से। बी आंसर हो गया 11.1 का। नेक्स्ट है विच माउंटेन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप। एशिया को यूरोप से कौन सी माउंटेन जो है अलग करती है? तो इसका आंसर हो गया यूराल। और ये देखिए ये आपको सारे जो है ये जो है इसमें मिल भी जाएगा। जब आप ये पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको ये सारे आंसर्स जो हैं देखिए ये लिखा हुआ है, द एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स। तो आपको ऐसा नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम आंसर्स कैसे करेंगे, सारे आंसर्स जो हैं आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है द कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सा कॉन्टिनेंट लोकेटेड है? तो हमारा हो गया इसका आंसर एशिया। सी नंबर जो है इसका करेक्ट हो गया। अगला है द कंबाइंड लैंड मास ऑफ द यूरोप और एशिया। उसको कंबाइंड लैंड मास को तो पता ही होगा, यूरोप और एशिया को मिला के क्या बनता है हमारा? यूरेशिया। तो ये हमारा हो गया 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखते हैं, आगे हमें दिया हुआ है सेक्शन डी, जिसमें ये हमारा देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये यहाँ पर दिया हुआ है 1 into 4। तो इसका मतलब अगर ये आपको जो है मैप में भरना है तो ये लिखा हुआ है लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस रिलेटेड टू द रेबिलियन ऑफ 1857 ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप। एक आपको पॉलिटिकल मैप दिया जाएगा जिसमें आपको ये चारों जो है भरने हैं, दिल्ली, झांसी, बरेली, फैजाबाद, कानपुर। ये 5 दिए हुए हैं, इनमें से कोई आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं लिखा है। और ये कितने मार्क्स के होंगे आपके? 4 नंबर की। तो इसका आंसर फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए वो जो आपको दिया हुआ था कि दिल्ली कहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने हिंदी में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये आपको समझ तो आ ही रहा है कि दिल्ली है ये यहाँ पर। और इस तरह से आपको एक मैप दे दिया जाएगा जिसमें आपको बताना होगा। तो यहाँ पर है हमारा दिल्ली, यहाँ पर, और ये है हमारा बरेली, यहाँ पर हमारा फैज़ाबाद है, ये हमारा नीचे दिया हुआ है इसमें कानपुर। देखिए ये है हमारा कानपुर। तो ये हमारा ये है, यहाँ पर हमारा कानपुर है, और ये है हमारा, इधर है हमारा झांसी। ये हमारा झांसी और ये है हमारे यहीं पर कानपुर। तो आपको ये 5 दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी आपको जो है वहाँ पर 4 करने होंगे। तो ये देखिए हम आपको मैप भी दिखा देते हैं, जो ब्लैंक मैप था हमारे पास। देखिए ये वाला था, इसको हमने उसमें भर दिया है आपके लिए। ये जो आंसर्स ऊपर लिखे हुए थे आपको यहाँ पर लिखने थे कि दिल्ली, झांसी, बरेली, फैज़ाबाद और कानपुर भरने थे। तो वो हमने इस वाले मैप में जो है आपके लिए वो भर दिए। तो इसका आंसर ये देखिए फिर से हमने आपको दिखा दिया ये आंसर कि कैसे लिखा है। दिल्ली यहाँ पर पहले से आपको दिया हुआ है कि आपको बस ये बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो दिल्ली कहाँ पर है, बरेली कहाँ पर है, झांसी, फैज़ाबाद और कानपुर ये सब कहाँ पर हैं। तो ये आपको बुक में मिल जाएंगे, आपके चैप्टर्स में से ही है, ये कहीं बाहर से कोई सिलेबस से नहीं आया है। तो अगर आपने चैप्टर्स जो है अच्छे से रीड किए हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, तो चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और तो यहाँ पर हमारा जो है सैम्पल पेपर क्लास 8 का पूरा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए सैम्पल पेपर्स जो हैं और बनाएं, तो हमारी टीम इसके लिए काम कर रही है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि अगर आप और प्रैक्टिस पेपर चाहते हैं तो हम आपके लिए और प्रैक्टिस पेपर जो है बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।